नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भौतिक विभाजन, यानी बिहार के भूगोल में हम लोग एंट्री कर गए हैं। मात्र तीसरे वीडियो में ही हम लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए बिहार के बारे में समझते हुए हम लोग कहाँ आ गए हैं, तो बिहार के भौतिक विभाजन पे आ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल, जिसमें बिहार का मैदान क्या है, बिहार का पठार आज देखेंगे और बिहार का भौतिक विभाजन भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये बिहार स्पेशल का मात्र तीसरा वीडियो है। ठीक, और भी 3-4 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मात्र 3 से 4 वीडियो और लगेगा, जिसमें आपका पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, बिहार के भौतिक विभाजन को देखा जाए तो ये है क्या, बिहार का मैप। आपका ये पूरा बिहार का मैप है। ये देख रहे हैं बिहार की मेन नदी कौन सी है, तो बिहार की जो मेन नदी है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो है गंगा। और गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी गंगा की सहायक नदी आपको दिख रही है, तो आपको गंगा की सहायक नदी में दिख रही है घाघरा नदी, सबसे पहली उत्तर में। देखिए, अब देखिए ये जो गंगा किधर से कैसे जा रही है, बह रही है, तो ये है गंगा। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये क्या है, ये पूरा गंगा है, ये पूरी लाइन गंगा है। तो गंगा का मुंह किधर है, इधर है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, इसके गंगा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर की तरफ देखिए कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, घाघरा नदी मिल रहा है, गंडक नदी मिल रहा है, ठीक, कोसी नदी मिल रहा है, जिसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता था। अब तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता था इसकी वजह से, लेकिन अब क्या है कि इस पर डैम वैम बना दिया गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये है महानंदा। कौन सी नदी है, तो महानंदा है। तो देखिए, दो नदियों के बीच में जो स्थान होता है ना, उसको दोआब बोलते हैं। यानी कि दो नदियों के मिलने से बीच का जो स्थान रहता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो गंडक, घाघरा और गंडक के बीच में ये जो दोआब है वो कौन सा है, तो घाघरा गंडक दोआब है। देख रहे हैं ना, घाघरा गंडक दोआब। उसी तरीके से क्या, गंडक और कोसी के बीच में कौन सा दोआब है, तो गंडक कोसी दोआब है। उसी तरीके से कोसी और महानंदा के बीच में कोसी महानंदा दोआब है। हालांकि हम लोग जब बिहार की नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, यानी बिहार का भूगोल में आज हम लोग एंट्री किए हैं। तो बिहार के भूगोल में एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिहार के मैदान देखेंगे, बिहार की मिट्टियाँ देखेंगे, बिहार की जलवायु देखेंगे, बिहार की नदियाँ देखेंगे, बिहार का भौतिक विभाजन देखेंगे। इन सभी पार्ट को ख़त्म करते हुए हम लोग आ जाएंगे बिहार के इतिहास पे। ठीक, तो ये आपका भौतिक विभाजन है। ठीक, तो अब ऐसे, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, बहुत सारी श्रेणी है। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी यही सोमेश्वर श्रेणी है। फिर दून घाटी है, फिर रामनगर दून है। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग धीरे धीरे इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बिहार का भूगोल, बिहार के भूगोल यानी बिहार की जो स्थलाकृति है वह 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है, तो 3 भागों में बटी हुई है। पहला कौन सा है, तो पहला है आपका पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र है। दूसरा आपका कौन सा क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र है। और तीसरा आपका कौन सा क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र है। ठीक है, इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पर्वतीय तराई क्षेत्र, ये पर्वतीय तराई क्षेत्र क्या है, ये जो शिवालिक वाला क्षेत्र है। आप सभी को पता है कि बिहार किससे सीमा बनाता है, नेपाल से। और नेपाल पर हिमालय के किस श्रेणी पे अवस्थित है, तो शिवालिक श्रेणी पे अवस्थित है। इसीलिए जो पर्वतीय तराई क्षेत्र है ये कहाँ पे आ जाता है, ये आपका शिवालिक श्रेणी में आ जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र, यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, ये उत्तर पश्चिम क्या होता है, आप लोग को बड़ा कंफ्यूज करता होगा कि सर ये उत्तर पश्चिम क्या है। तो इसको मैं आज थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लस साइन आपने खींच दिया, ठीक, ये आपका प्लस साइन हो गया। ये हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूरब हो गया, ये हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ये आपको पता ही होगा। ठीक, तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हुआ, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो अगर इसके बीच में अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूँ तो ये क्या होगा, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पर्वतीय या तराई क्षेत्र है यह बिहार के उत्तर पश्चिम, यानी कि मान लीजिए कि ये बिहार है तो बिहार के उत्तर यानी पश्चिमी चंपारण जो है ना, ये पश्चिमी जो चंपारण है वह बिहार के उत्तर पश्चिम में ही पड़ता है। ठीक है, तो यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में
हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी के भाग पर अवस्थित है। ठीक, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार का पर्वतीय या तराई क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 932 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आगे, अब आते हैं कि इसका जो मुख्य विस्तार है, देखिए मैंने बताया ना कि आपका बिहार का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वो क्या है? पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे लिखा भी है। इसका जो मुख्य विस्तार है, इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। अभी एक बार मैप भी देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अभी हमने देखा ना सुमेश्वर श्रेणी देखा था ना अभी मैप में हम लोगों ने, तो वहीं इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका सुमेश्वर श्रेणी, और ये जो सुमेश्वर श्रेणी है यह त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जो सुमेश्वर श्रेणी है वह किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये त्रिवेणी संगम। यहाँ पे भी 3 नदियाँ मिल रही हैं, लेकिन ये प्रयागराज नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई यानी सुमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है। इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के सुमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 874 मीटर है। और यह बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी भी है, इसीलिए इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि ये जो सुमेश्वर श्रेणी है यह बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। भाई पहाड़ पे ही तो चोटी पाया जाता है ना, पहाड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो नुकीला सा, उसी को चोटी बोलते हैं। तो ये जो सुमेश्वर श्रेणी है यह बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आता है रामनगर दून। 3 पर्वत श्रेणी हमने देखा था, तो दूसरा है हमारा रामनगर दून। तो रामनगर दून का विस्तार कह रहा है कि रामनगर दून का विस्तार कहाँ पे है? तो हरहा नदी घाटी में है। कहाँ पे है? तो रामनगर दून का जो विस्तार है वह कहाँ पे है दोस्तों? तो हरहा नदी घाटी में। यह बिहार की एक नदी है, हरहा नदी घाटी, इसी में है रामनगर दून का विस्तार। और इसका अधिकतम ऊंचाई कितना है? तो इसका अधिकतम ऊंचाई मात्र 240 मीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि जो रामनगर दून है वह हरहा नदी घाटी में है। अब आता है दून घाटी। कौन सी घाटी? तो दून घाटी। तो दून घाटी का जो विस्तार है वह कहाँ पे है? तो ये जो दून घाटी है ना, यह सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है। तो आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामनगर सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच निम्न में से कौन सा दून आता है? तो आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे कि यह इसका विस्तार कहाँ पे? सुमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। किसका है? तो किसका है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका दून घाटी का, यानी दून घाटी का विस्तार कहाँ पे है? तो दून घाटी का विस्तार सुमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। कहाँ पे है दोस्तों? तो सुमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच आपका ये दून घाटी है। और इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दून नदी घाटी को यानी बिहार के दून नदी घाटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आप बताएंगे हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना यानी इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ठीक, तो देखिए अब यही है आपका सुमेश्वर श्रेणी जो मैं अभी पढ़ा रहा था। ये है आपका सुमेश्वर श्रेणी, ये है आपका दून घाटी, और ये है आपका रामनगर घाटी। तो सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में कौन सा है? तो दून घाटी है। ठीक, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हरहा, यहाँ पे एक हरहा नदी बहती है, तो इस दून घाटी को हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 1 मिनट दोस्तों थोड़ा समय दीजिएगा हमको। ठीक है, इतनी चीज़ें अब आपको मालूम चल गई। ये सब चीज़ें मैंने बता ही दिया। अब आते हैं बिहार के मैदानी क्षेत्र में कि बिहार का मैदानी क्षेत्र क्या है। तो बिहार के मैदानी क्षेत्र को देखा जाए तो बिहार
बिहार जो है, बिहार के कुल भूभाग का 96%, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के कुल भाग का 96% भाग मैदानी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, तो आप बताएंगे 96% भाग मैदानी है। और इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो घाघरा है, गंडक है, इधर आपने देखा ही घाघरा है, गंडक है, आपका कोसी है और ये महानदी है। ये सभी किसकी सहायक हैं, तो ये सभी आपकी किसकी सहायक है दोस्तों, तो ये सभी आपकी गंगा नदी की सहायक है। और ये सभी नदियाँ, ये जो घाघरा गंडक, ये घाघरा गंडक और कोसी और महानदियाँ, यह गंगा से किधर से आके मिलती हैं, तो उत्तर दिशा से आकर मिलती है। कहाँ से मिलती है, देखिए उत्तर दिशा से आकर मिलती हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं, ठीक। तो बिहार का भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो 96% भाग मैदानी है। याद रखेंगे कि बिहार का 96% भाग क्या है, तो आपका मैदानी है, ठीक। और इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। अभी हमने देखा, मैप में ही देखा कि इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बह रही है। देख रहे हैं ना, ये जो नदी है क्या है, ये जो नदी बह रही है आपकी, ये क्या है, ये कौन सी नदी है, तो ये आपकी गंगा नदी है। और ये इसके मैदान के बीचों बीच बह रही है। देखिए मैप देखिए, तो मैप में ये बीचों बीच बह रही है। तो इस चीज़ को आप भी याद रखेंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में बांटा गया है। 2 उपवर्गों में बांट दिया गया है। जैसे उत्तरी गंगा का मैदान, अब गंगा के ऊपर वाला हिस्सा, मान लीजिए कि ये गंगा है, ये गंगा नदी है, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, उत्तरी हुआ, और इसके नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला दक्षिणी हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका उत्तरी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान क्या है, तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। यानी जो उत्तरी गंगा मैदान है, इसका विस्तार कहाँ पे है, तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। और इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तक, इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तक तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है। यानी ये कह रहा है क्या कि ये जो लाइन मैंने अभी आपको बना के बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो कह रहा है क्या कि जो इसका जो ढाल है वह उत्तर से दक्षिण तक, यानी उत्तर ये है और दक्षिण ये है, और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से बह रही है, तो उत्तर से दक्षिण तक इसका ढाल है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक, देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम ये है आपका क्या, उत्तर पश्चिम, और ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण। कौन सा हो गया, पूरब दक्षिण। कौन सा हो गया, तो पूरब दक्षिण हो गया, ठीक। तो यही तो एक बात कह रहा है ना, ये कह रहा है कि इसका जो मैदान है, जो आपका गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है, और इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी ये क्या है, ये दक्षिण हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो पूर्व दक्षिण कह लीजिए या दक्षिण पूर्व कह लीजिए, तो दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। और इस मैदान को 3 दोआबों में बांटा गया है। कौन कौन से दोआबों में बांटा गया है, तो 3 दोआबों में बांटा गया है। जैसे दोआब से क्या तात्पर्य है, तो दोआब मैंने अभी बताया कि 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान को ही क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये घाघरा नदी है, ठीक, ये आपका गंगा नदी ऐसे बह रही है, ठीक। तो मान लीजिए कि ये आपका घाघरा नदी है और ये आपका गंडक नदी है। तो इन दोनों के बीच में ये जो मैदान है ना, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग दोआब कहते हैं, ठीक। तो 2 नदी, दोआब से तात्पर्य क्या हो गया कि दोआब से तात्पर्य 2 नदियों के बीच या मैदान को, 2 नदियों के बीच भूमि या मैदान को ही क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। भाई जलोढ़ क्यों है और उर्वरता क्यों है, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी से बने हुए हैं। यानी नदियों के द्वारा बहते हुए जो मिट्टियाँ आई हैं, उनसे ये सभी दोआब बने हैं। इसीलिए भैया उर्वरता तो होगी ना, उर्वरता होगी ही, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं हमेशा अपने साथ नई मिट्टी लेकर आती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। अब क्या है कि इसके 3 भाग हैं।
घाघरा गंडक दोआब, अभी मैंने बताया ही आपको मैप में, गंडक कोसिक दोआब और कोसी महानंदा दोआब है। दूसरा है आपका दक्षिण गंगा का मैदान। दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका है दक्षिण गंगा का मैदान। तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य गंगा का मैदान अवस्थित है। यानी जो दक्षिण गंगा का मैदान है यह कहाँ अवस्थित है? तो ये जो दक्षिण गंगा का मैदान है वह गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। यानी गंगा हमारी ऐसे बह रही है बिहार के, ये मान लीजिए कि ये आपका बिहार का आपका मैप हो गया। तो गंगा कहीं बीचों बीच ऐसे बह रही है, गंगा ऐसे बीचों बीच बह रही है ना। अब गंगा के दक्षिण में, गंगा का दक्षिण वाला हिस्सा है और बिहार के दक्षिण में ये क्या है? झारखंड जिला है। झारखंड ऐसे टच कर रहा है इसको। तो जो झारखंड जिला है वो क्या है? वो दक्षिण पठारी भाग है। ठीक, कभी झारखंड जिला बिहार का ही भाग हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया? इसको अलग कर दिया गया। यानी ये जो झारखंड जो था वो 2000 से पहले, सन 2000 से पहले बिहार का ही भाग था, लेकिन 2000 में इसको अलग कर दिया गया। तो गंगा जो ये आपका दक्षिण गंगा का मैदान है, यह गंगा के दक्षिण में और दक्षिण पठार के, यानी कि पठारी जो है दक्षिण पठार के मध्य अवस्थित है। यही ये बात यहाँ पे कह रहा है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी यहाँ से कुछ समझना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस जो मेन यहाँ से बस 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दक्षिण गंगा का जो मैदान है वह गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। और उत्तर गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार कैसा है? तो उत्तर गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है और इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से उपवर्ग में? तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अभी हमने दिखाया भी था आपको मैप में दिखाया था ना। ये देखिए गंगा सोन दोआब, क्योंकि ये है गंगा नदी और ये है सोन नदी, तो ये आपका है क्या? ये आपका है गंगा सोन दोआब, ये है आपका मगध का मैदान और ये है आपका अंग का मैदान और ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यानी ये जो क्षेत्र आ जाता है वह दक्षिण का पठारी क्षेत्र के मध्य अवस्थित है। ठीक, तो इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब आते हैं पठार, बिहार के पठार। तो देखिए पठार जो है, पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर, पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। अभी हमने मैप में देखा ना, तो वही वाली बात कह रहा है कि जो पठार है बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। और दक्षिण में स्थित पठार क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं वो सभी पढ़ेंगे हम लोग। धारवाड़ क्रम की आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, सतपुड़ा चट्टानें, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत का जो बिहार का जो पठार जहाँ पाया जाता है वहाँ पे 2 क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ चट्टानें। अब धारवाड़ चट्टानें में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मुंगेर आता है, जमुई आता है, नवादा आता है और गया आता है। और विंध्यन चट्टानों में आपका कैमूर और रोहतास आता है। ये मैप अब आपको आपके दिमाग में छप गया होगा। रोहतास कहाँ पे है? तो रोहतास सबसे पश्चिम में है। पश्चिम में देखा जाए तो रोहतास है आपका। कैमूर भी आपका सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो कैमूर के नीचे रोहतास है, ठीक है। उसी तरीके से जम्मू और गया सबसे दक्षिणी जिला है, उसके बाद जमुई है। तो ये सभी चीज़ें अब आपको याद हो गया होगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौरयामन कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे चौरयामन के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है
कि जो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि मतलब क्या, ढली हुई भूमि, जहाँ पे ढाल हो उसी को निम्न भूमि बोलते हैं। तो निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। अब आते हैं आगे। आगे कह रहा है कि गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? तो दियारा प्रदेश कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दियारा प्रदेश कहा जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ वहाँ उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। और उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर पाए जाते हैं जिसको गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। यानी उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर पाए जाते हैं जो गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को ताल कहते हैं। ताल हम लोग आम भाषा में नहीं कहते हैं, ताल चलेगा। ताल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अपने मतलब ताल जो क्षेत्र होता है वह अपने अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा गहरा होता है, यानी उसकी गहराई ज़्यादा होती है, उसी को उसको ताल बोलते हैं। तो यही कह रहा है कि दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को ताल कहते हैं। कई बार हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो कहते हैं ना कि ताल के खेत में चलना है, ताल वाले खेत में चलना है। तो ताल वाले खेत में चलना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मेरा खेत है जो ताल में है वो सबसे गहरा है, मतलब अन्य आसपास की ज़मीनों से वो गहरा है, इसलिए उसको ताल बोला जाता है, ठीक है। तो गहरे भाग को, आसपास से ज़्यादा गहरे भाग को ही ताल बोला जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। यानी उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम, अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, देखिएगा अब बिहार में क्या होगा, बाढ़ की स्थिति आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां मिलती हैं ना भाई उत्तरी गंगा मैदान में। अभी देखा आपने, घाघरा नदी मिला, गंडक नदी मिला, कोसी नदी मिला, महानंदा नदी मिला। अब इतनी नदियां, और एक मेन है आपकी गंगा नदी। जब इतनी नदियां इतनी ही क्षेत्र में आएंगी तो जाहिर सी बात है, जब अगर बाढ़ का पानी बढ़ेगा तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि उत्तरी गंगा मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अब आते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आपके लिए जानने योग्य होगा। जैसे धारवाड़ प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं उसका निर्माण काल कब का है? तो प्री कैम्ब्रियन का है। और क्षेत्र कौन सा है? तो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, गया है, राजगीर है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र यहीं पे पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण काल भी क्या है? तो प्री कैम्ब्रियन है। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो कैमूर और रोहतास है, ठीक, बिहार का पश्चिमी भाग। इसकी विशेषताएं क्या है? तो दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा? तो विंध्यन क्रम, ठीक। सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप कभी विंध्याचल जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे पहाड़ों को तोड़ के सीमेंट कारखाने खूब बनाए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सीमेंट कारखाने आपको बहुत सारे मिलेंगे। तीसरा है आपका टर्शियरी प्रकार। टर्शियरी प्रकार का निर्माण काल कब का है? तो प्लीस्टोसीन युग से यह संबंधित है। और इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण है। और यहाँ पर सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र भी है, कौन सा? तो ये आपका टर्शियरी प्रकार की चट्टान जो आपका पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। चौथा है आपका क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का निर्माण काल कब से है? तो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन के समय इसका निर्माण हुआ है। और यह क्षेत्र का कौन सा है? तो गंगा के मैदान के क्षेत्र को क्वाटरनरी बोला जाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो बिहार का अधिकांश मैदानी भाग है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, ठीक। अब आते हैं, जो चीज़ें हमने पठार मैदान देखा ना उसको थोड़ा मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तर का पर्वतीय भाग शिवालिक श्रेणी से इसका संबंध है।
इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 932 किलोमीटर, जो मैंने अभी आपको बताया। इसका विभाजन में क्या है? पहला है रामनगर दून है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 32 किलोमीटर, ये है रामनगर दून, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है? तो 6 से 8 किलोमीटर। दूसरा है आपका दून घाटी। दून घाटी क्या है? तो दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर घाटी के बीच स्थित है। यानी ये जो घाटी है ये है रामनगर दून, और ये है ये है सोमेश्वर घाटी दून, और ये है आपका रामनगर दून, और इनके बीच में ये दून घाटी अवस्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी, तो त्रिवेणी नहर का उद्गम, यानी जो त्रिवेणी नहर का उद्गम है वह सोमेश्वर की चोटी 814 मीटर से शुरू होता है। यानी जो त्रिवेणी नहर था उसका उद्गम यहाँ से होता है सोमेश्वर पहाड़ी से। और सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 874 मीटर है, याद रखना है, क्योंकि यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ये गंगा नदी बह रहा है, तो इसके उत्तर में क्या है? उत्तरी मैदान, और दक्षिण में दक्षिण का मैदान है। और दक्षिण पछाड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये पूरा इलाका क्या है? ये आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र है, जो इसको आप ऐसे देख रहे हैं, ये दक्षिण पठारी क्षेत्र है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज की अधिकता यहाँ पे पाई जाती है, और रोहतास में पाइराइट्स पाया जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के किस जिले में पाइराइट्स पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे रोहतास जिले में पाए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं मैदानी भाग को देख लेते हैं। तो यह मध्य गंगा का मैदान है, और 95% क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है बिहार के, ठीक। इसका विभाजन उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, जो अभी हमने दिखाया आपको। दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल दक्षिण से उत्तर है, ठीक। नोट, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किमी 6 सेंटीमीटर है। यानी प्रति किलोमीटर पे 6 सेंटीमीटर इसका ढाल बढ़ जाता है। यानी 1 किलोमीटर में अगर आप चलेंगे तो 1 किलोमीटर बाद 6 सेंटीमीटर गहरा ढाल पाएंगे। ये है इसका नोट कहने का मतलब, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा क्या? ये था हमारा आज बिहार का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने पठार देखा और बिहार का मैदान देखा, ठीक है, और बिहार का भौतिक विभाजन देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हम लोग बिहार स्पेशल कवर कर लेंगे, और जैसे ही बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा हम लोग अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत का इतिहास। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स मिल चुका है। तो आप लोग अपने आप से पहले 23 पेज में है, मात्र 23 पेज में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन भर दिया है मैंने। 1857 की क्रांति उसमें मिसिंग है, उसको मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।